मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो कुछ कंसिडरेशंस होते हैं, पहले उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। कंसिडरेशन मतलब तुमको समझने में आसानी होगी। सैटेलाइट मतलब क्या है, व्हाट इज अ सैटेलाइट, ये जानना जरूरी है हम लोग को कि सैटेलाइट होता क्या है। क्या मून एक सैटेलाइट है? यस। क्या अर्थ भी एक सैटेलाइट है? यस। और भी बहुत सारी चीजें जो अलग अलग हम लोग देखते हैं वो सैटेलाइट्स हैं। यस और नो? तो व्हाट इज अ सैटेलाइट? अरे कुछ तो होगा ना सैटेलाइट। सैटेलाइट का यूज क्या? हम लोग की धरती पे इतने सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं अगल बगल में, हम लोग देख भी सकते हैं शाम में देखना। तो अर्थ पे जो हम लोग सैटेलाइट्स पढ़ते हैं उसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ सैटेलाइट? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टीवी चलता है, पहले टीवी चलता है, और क्या होता है सैटेलाइट से? मोबाइल फोन चलते हैं, इंफॉर्मेशन आता है, इंटरनेट चलता नहीं। इंटरनेट तो ऑप्टिकल फाइबर्स वो अलग कंसेप्ट हो गया। तो जैसे हम लोग को अगर मोबाइल से बात करनी है किसी से, तो मोबाइल का जो कनेक्शन है वो कैसे होता है? विद सैटेलाइट और विदाउट सैटेलाइट? मोबाइल कनेक्शन जो है, जब मैंने मान लो मेरे को यहाँ से कहीं और फोन लगाना है, तो जब मैंने यहाँ से फोन लगाया तो सबसे पहले जो फोन का कनेक्शन बैठा वो यहाँ के किसी लोकल टावर से बैठा है। उस टावर ने उस टावर से कनेक्ट करने के लिए जो है नीचे तार बिछी होती है, जिसमें कंसेप्ट यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सैटेलाइट फोन्स अलग होते हैं। सैटेलाइट फोन्स यूज कौन करता है? सैटेलाइट फोन यूज करती है आर्मी। तो जो सैटेलाइट फोन्स है, सैटेलाइट फोन्स आर और कैन बी यूज्ड एनीवेयर, किसी भी कोने में धरती के तुम उसको यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्टली किससे आता है? सैटेलाइट से। यस और नो? तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको पता फील आना चाहिए कि भाई सैटेलाइट है क्या चीज। तो सैटेलाइट एक डिवाइस है। सैटेलाइट एक क्या है? बड़ा सारा डिवाइस है जिस इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में उसका यूज होता है। यस और नो? है ना? तो अभी हम लोग को उसका मोशन को स्टडी करना है, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। तो मोशन जो सैटेलाइट का मोशन है वो कहाँ हो रहा है? अर्थ के अगल बगल में। अगर हम लोग अगर सिर्फ स्पेस और सैटेलाइट्स पे अगर बात की अभी, तो हम लोग 3-4 दिन आराम से बात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें करने के लिए, नए नए कंसेप्ट है, थियरीज है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, जिससे बहुत मजा आता है बात करने। लेकिन अभी हम लोग को उसके लिए टाइम नहीं है मजा लेने के लिए, तो अभी हम लोग को फोकस्ड करना है पूरा। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में हम लोग प्योरली पढ़ेंगे विद क्या बोलते हैं, विद विजन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, उस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोशन तो ऑब्वियस बात है, सैटेलाइट का मोशन और सैटेलाइट का पाथ कैसे हो सकता है? सैटेलाइट किसके अराउंड घूम रहा है? अर्थ के आजू बाजू, है ना? सैटेलाइट जो है अर्थ के अगल बगल में घूम रहा है। तो अर्थ के अगल बगल में अगर वो घूमेगा तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। क्या हमेशा सर्कुलर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनरली पाथ होता है एलिप्टिकल। कैसा होगा? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल पाथ की भी अच्छी से डीप में चर्चा होगी जब हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, है ना? केपलर्स लॉ पढ़ते वक्त हम लोग एलिप्टिकल, केपलर लॉ वैसे स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं पर मैं एंड में पढ़ाता हूँ। केपलर्स लॉ एंड में पढ़ने से क्या तब तक तुम पूरा समझ में आता है, फिर एलिप्टिकल पाथ को अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करके फील ले सकते हैं कि व्हाट इज एलिप्टिकल पाथ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है? तो अभी जो हम लोग को सैटेलाइट पढ़ना है उसमें होता क्या है ना, जब सैटेलाइट अर्थ के अगल बगल घूम रहा है, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी उसके पाथ चेंज होते हैं, है ना? डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी उसके पाथ चेंज होगी। मान लो कि सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, ठीक है, ये कैसा पाथ हुआ? एलिप्टिकल पाथ। थोड़ी सी वेलोसिटी अगर मैं बढ़ा दूं तो इसका पाथ कैसे हो जाएगा फिर? सर्कुलर। इसका पाथ कैसे हो गया? सर्कुलर। और ये सर्कुलर पाथ के लिए वेलोसिटी आती है अराउंड कितना? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सर्कुलर पाथ में अगर सैटेलाइट को घूमना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आती है? अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सैटेलाइट जो है उसकी स्पीड कितनी हो गई? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर सैटेलाइट घूमता है अर्थ के अगल बगल में तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। उसका पाथ कैसा हो जाएगा? और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो फिर पाथ वापस कैसे बन जाएगा? एलिप्टिकल। तुम इसको ऐसे समझ के देखो, ये मान लो अर्थ है, इसके अगल बगल में एक सैटेलाइट मैंने घुमाना स्टार्ट कर दिया। इस पॉइंट पे ध्यान रखना, ठीक है? तो ये घूम रहा है अपना शांति से। मान लो इस पॉइंट पर आकर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, तो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? एकदम से थोड़ा आगे चला गया पार्टिकल, क्या थोड़ा सा पाथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ उसका? फिर पाथ चेंज हो गया, है ना? फिर उसका पाथ, फिर क्या वापस इस पॉइंट पे पहुंच के मैंने और थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा दी, क्या वापस पाथ चेंज हुआ? मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्या पाथ चेंज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? क्या तुमने वो ग्रेविटी मूवी देखी? ग्रेविटी देखिए ना, ग्रेविटी मूवी, हॉलीवुड की मूवी है ग्रेविटी। तो उसमें क्या दिखाया था कि वो उनका स्पेस फंस जाता कहीं, तो वो क्या रॉकेट उन लोगों का कुछ लोचा हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो वो एक टेक्निक यूज करते हैं कि जैसे किस पॉइंट पे रिपीट हो गया तो वहां पे एक जर्क देते हैं, तो उसके वजह से उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो भी है। तो स्पीड चेंज होने से क्या हो रहा है? पाथ चेंज हो रहा है। किसका पाथ चेंज हो रहा है? सैटेलाइट का। यस और नो?
तो अभी हम लोग जो जनरली सैटेलाइट का पाथ पढ़ते हो कैसा पाथ पढ़ते हैं? वी स्टडी सर्कुलर पाथ, वी स्टडी व्हाट? सर्कुलर पाथ। तो बस सिंपल है, अब तुम लोग खुद से कर लोगे, कोई मेरे को खास बात बताने की नहीं है। क्या हम लोग ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मोशन देखा है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस मोशन बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लो ये मेरा सैटेलाइट हो गया, इसका मास कितना हुआ? m। ये अर्थ है, अर्थ का मास से बड़ा है m, उसका रेडियस है r, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया छोटू r। छोटू r किसका डिस्टेंस हुआ? सेंटर से लेके सैटेलाइट का डिस्टेंस। यस और नो? ये डिस्टेंस हुआ छोटू r। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे कि सैटेलाइट पे फोर्स कितनी है? एफ जी कितनी है? जी m अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा आर स्क्वायर? छोटू आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सेंटर से लेके सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना हुआ? आर। तो कितना हुआ? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या इसको बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स यूज हो रही है? इसको बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स यूज होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लो इसकी वेलोसिटी है इधर v, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये कौन सी वेलोसिटी हुई वैसे? क्या ये वो वेलोसिटी है जिसके वजह से ये सर्कुलर पाथ में है या फिर उसके ऑर्बिट में है? इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो जिस पाथ में सैटेलाइट मूव कर रहा है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी हो गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई खास बात इसमें नहीं है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि अपने पाथ में वो अभी बरकरार है। यस और नो? अगर मैंने अभी इसलिए तो ये बात पहले बताई कि अगर पाथ चेंज होता है मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। इफ आई एम चेंजिंग द पाथ ऑफ द सैटेलाइट दैट मींस व्हाट? वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। बट इफ इट इज मूविंग इन अ सिंगल पाथ, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, दैट मींस व्हाट इज सेम? वेलोसिटी। तो उसी वेलोसिटी को जिस पाथ में घूम रहा है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन its orbit. Yes or no? And if I have to change the orbit, then what I have to do? I have to change the velocity. And if I'll increase the velocity, then it will change its path. तो पाथ चेंज करेगा मतलब अपनी ऑर्बिट चेंज कर देगा। ऐसे तो होता है ना, हमको अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज, देखना स्पेस में भी ऐसे होता है, अगर मुझे सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करना है तो मुझे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। यस और नो? और अगर मैंने वेलोसिटी 11.2 से ज्यादा कर दी तब वो क्या कर देगा? इट विल एस्केप। It will escape the gravitational field of the earth. घूम रहा है, मैंने इसको escape velocity से ज्यादा velocity दे दी, तब क्या हुआ? अपना पाथ से वो निकल गया, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा तब उसका पाथ कैसे होगा? तब उसका पाथ होगा हाइपरबोला। तब उसका पाथ कैसे हो जाएगा? हाइपरबोला, है ना? ऐसे हम लोग देखो सिंपल है, कैसे करके देख सकते हैं हम लोग। एक रस्सी लेना, उसको कुछ मास बांध लेना एंड मूव इट। रस्सी का लेंथ अपने हाथ में रखना कि बढ़ा सके। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे हम लोग छोड़ते हैं तो क्या उसका पाथ मतलब वो क्या बोलते थोड़ा सा आगे जाके उसका नया ऑर्बिट बन जाएगा। तो ऑर्बिट चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, इस केस में बस फर्क इतना है कि सर्कुलर ही रहेगा, क्योंकि रस्सी हमारे क्या में फिक्स है, स्टेगनेंट है, तो वो सर्कुलर रहेगा। बट इसमें ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले एलिप्टिकल होगा, फिर एलिप्टिकल के बाद सर्कुलर, फिर अगेन इलेप्टिकल, और फिर बाद में जब वो 11.2 को क्रॉस कर देगा तब उसका पाथ कैसा हो जाएगा? हाइपरबोला, क्योंकि वो निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। समझ में आया? इसमें कुछ रॉकेट साइंस बहुत सिंपल है ना, कि भाई अगर मैं स्पीड बढ़ाता गया देन एट सम पॉइंट इट विल escape the gravitational field of the earth, and when it will escape the gravitational field of the earth तब क्या होगा? तब फिर वो गया कहाँ गया? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, है ना? तो हम लोग इस दोनों फोर्स को क्या करेंगे अभी? इक्वल। तो जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी वो वेलोसिटी कौन सी होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ठीक है, एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सी। एफ जी की वैल्यू कितनी है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ सी कितना हो जाएगा? एम बाय आर। क्या आर और आर मर गया? एम और एम भी मर गया। तो क्या बचा मेरे पास? अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। यही बचा ना, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। ये तो मेरी, ये मेरे लिए क्या बन गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये मेरे लिए बन गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये सिर्फ इसी ऑर्बिट के लिए है कि सब जगह है? ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो स्पीड है ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या ये उसी ऑर्बिट के लिए है ना? जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होगा तो ये भी मतलब किस पे डिपेंड करेगा?
जैसे जैसे r चेंज वैसे वैसे ऑर्बिटल स्पीड भी चेंज, यस और नो। पर इसकी लिमिट कहां तक है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो गई तो एक्चुअली एस्केप, सिंपल। इससे तो हो सकती है, ऐसा नहीं बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इससे ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? वो एस्केप कर जाएगा, तब उसका पाथ ही चेंज हो जाएगा। तब ये कंसेप्ट लगा। हाइपरबोला में ये सब लगा पाओगे क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली फॉर सर्कुलर पाथ, एंड व्हेन इट विल एस्केप इन द पाथ ऑफ हाइपरबोला, देन उधर हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्या बात क्लियर है? तो पहले लिख लो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, डायग्राम वायग्राम बना के लिखो, फिर मैं और लिखाता हूँ तुमको डेफिनेशन के साथ। लिखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट लिखा हेडिंग, उसके नीचे लिख लो द वेलोसिटी विथ विच द सैटेलाइट मूव्स in its with which satellite moves in its closed orbit is called orbital velocity, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे जो हम लोग ने सीखा अभी तक? is called orbital velocity लिखा। so in a orbit क्या सेम रहेगा? in an orbit मतलब जैसे एक ऑर्बिट में उसके है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, in an orbit the net force is balanced, yes or no? in an orbit the net force is बैलेंस, तो उसका नेट फोर्स बैलेंस्ड रहेगा। तो कौन सा नेट फोर्स है उसके? अपने पास दो फोर्सेस है कि दो के अलावा कोई तीसरी फोर्स भी आ रही है क्या? तो देखो, इसलिए मैंने अभी हम लोग जो इसका पाथ कंसीडर कर रहे हो, पाथ कैसा है? सर्कुलर। तो क्या हम लोग ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है? सर्कुलर मोशन पढ़ते याद रखना कि टेंजेंशियल फोर्स भी आ सकती है, जैसे अगर मान लो मैं इस पाथ पे चल रहा हूँ, ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन दिस पाथ, तो तुमने आके मेरे को धक्का दे दिया, तो क्या होगा उससे? मेरे को धक्का देने से मेरे पे फोर्स लगी है, मेरे पे फोर्स लगने से क्या हुआ? सुनना है बात, ध्यान से सुनना है, कंसेप्चुअल बात है। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मेरे चलने से मतलब मेरा पाथ है फिक्स्ड, तुम आए और तुमने मेरे को लात मार दी छाती पे, जोर से लात मारी आके, गुस्से से मान लो जोर से लात मारी, तो लात मारने से क्या हुआ? क्या मेरे पे फोर्स लगी? तो फोर्स लगने से क्या हुआ? मेरा पाथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वही मान लो कि वही चीज मैं सर्कुलर पाथ कर रहा हूँ, आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एंड व्हेन आई एम मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तुमने क्या किया? मेरे को एक टेंजेंशियल फोर्स दे दिया। टेंजेंशियल फोर्स मतलब सर्कुलर पाथ कैसा होता है? ये वाला सर्कुलर पाथ हुआ, तो टेंजेंशियल फोर्स मतलब कुछ यहाँ पर या फिर कुछ यहाँ पर, ऐसे तुमने मुझे फोर्स दे दिया। तो जैसे तुमने मुझे ऐसा फोर्स दिया, तो ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर तुमने मेरे को ऐसे जोर से फोर्स दिया तो होगा क्या मेरा पाथ चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा चेंज? क्योंकि मेरे पास एक और फोर्स आ गई। तो याद करो, मैंने सर्कुलर मोशन में बताया था, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा कि इस पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स हो सकती है? एक टेंजेंशियल फोर्स, और एक कौन सी होती है जो कंपलसरी है? वो कौन सी है? रेडियल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस और नो। तब इस केस में मोस्ट ऑफ द केस में एफटी नहीं आता है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं उस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नहीं तो फोर्स नहीं, यस और नो, है ना। बट मैंने अभी वही सिचुएशन बोली। तो अगर मेरे को सैटेलाइट का पाथ चेंज करना हो, तो सैटेलाइट का पाथ चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? इसको क्या देना पड़ेगा? वेलोसिटी, हाँ फोर्स मतलब, पर बिना फोर्स के वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स दिया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या हुआ? पाथ भी चेंज हो गया। क्या बात समझ में आई? तो अगर मुझे को इसको इसी चीज में बरकरार रखना है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, अगर मुझे उसी ऑर्बिट में बनाए रखना है तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ कौन सी चाहिए फिर? थोड़ा गलत बन गया, मुझे सिर्फ कौन सी फोर्स चाहिए फिर? सेंट्रीपिटल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मेरे पास दो फोर्सेस हो जाएंगी बैलेंस करने के लिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये क्या हो गई मेरी, यस और नो। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? तो नेट फोर्स इज बैलेंस्ड। एक ऑर्बिट के अंदर नेट फोर्स उसकी हमेशा क्या रहेगी? बैलेंस्ड रहेगी। तो ठीक है, तो उसके वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? वही लिखा जो हम लोग ने लिखा, क्या लिखा? एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी,
यस और नो, क्या ये तुम लोग लिख चुके हो? अभी उसी एक्सप्रेशन को देखो ढंग से, क्या एक्सप्रेशन आया हम लोग का, Fg इज इक्वल टू Fc से हम लोग का एक्सप्रेशन क्या बना? ये पॉइंट लिख लेना, नेट इन एन ऑर्बिट द नेट फोर्स इज बैलेंस्ड, क्या लिख लिया तुम लोगों ने पॉइंट? बहुत बढ़िया। एंड टू चेंज द ऑर्बिट लिख लो ये भी, एंड टू चेंज द ऑर्बिट, and to change the orbit a tangential force एकदम अच्छे से पढ़ना, सैटेलाइट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। एंड टू चेंज द ऑर्बिट, ऑर्बिट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे, है ना, वेलोसिटी चेंज करनी पड़ रही है, दैट मींस आई एम गिविंग अ टेंजेंशियल फोर्स। टू चेंज द ऑर्बिट आई मस्ट गिव अ टेंजेंशियल फोर्स, लिख लो, वी मस्ट गिव अ टेंजेंशियल फोर्स। लिखा सबने यहाँ तक? क्या क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है सारे? जो जो बात कंसेप्चुअल रहेगी, जो फील वाली बात है, मैं तुमको बोलूंगा लिख लो, तो लिख ले, भले मैं हिंदी में लिखा हूं तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखा इंग्लिश में लिखना, मेरे नोट्स का तरीका ऐसे ही है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अब देख इस एक्सप्रेशन को ढंग से देख, क्या है इधर, जी एम एम अपॉन, अभी डिराइव किया हम लोग ने, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, एम वी स्क्वायर बाय, क्या हम लोग ने 2 दिन पहले बचपन में सीखा था कि नहीं सीखा था? क्या सीखा था कि G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो? तो क्या मैं जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, यस और नो? अच्छा, जब मैं ये वाला इक्वेशन मान रहा हूँ, वी ऑर्बिट इज इक्वल्स टू जी एम अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, दैट मीन्स मैं क्या मान रहा हूँ कि सैटेलाइट बहुत दूर है कि बहुत पास है? सोचो ना, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने क्या, अपने सवाल समझो वापस, मैंने सवाल क्या पूछा कि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं इक्वेशन मान रहा हूं अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, तो आर बहुत दूर हुआ कि बहुत पास, आर बहुत बड़ा हुआ कि बहुत छोटा? तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऑर्बिट बहुत दूर है। अरे होगा कि नहीं होगा? ऑर्बिट इज वेरी फार। तुमको नहीं समझा अभी मेरी पॉइंट? देख, अगर मैं यहां पे रख दूं, ये डिस्टेंस क्या हुआ, आर, ऐसा सर्कल बना दो बड़ा ऑर्बिट वाला, तो होगा क्या इस केस में, क्या ये जो छोटा आर है और ये आर, क्या आर इज मच 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 ग्रेटर देन आर? तो उसको ऐड भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन हम लोग के सैटेलाइट्स इतना दूर हम लोग रखते हैं क्या? नहीं। इतना दूर चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हम लोग के सैटेलाइट्स जो होते हैं, पहली बात तो देखो, ज्यादा दूर करने से भी क्या दिक्कत है कि भाई किसी पॉइंट पर जाकर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, मतलब ग्रेविटी खत्म मतलब उसका इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा, उसको हम लोग जनरली इन्फिनिटी बोलते हैं। पर अगर लॉजिकली सोचो तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल्स टू, या जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यस और नो? अब देखो किसी पॉइंट पे तो ऐसा होगा ना कि इसका जी 0 हो गया, बहुत दूर, वो इन्फिनिटी हम लोग मानते हैं उस चीज को, तो हम लोग ज्यादा दूर भी है सैटेलाइट को, अर्थ की जो अर्थ है उससे ज्यादा दूर रख सकते हैं क्या? नहीं। तो जनरली जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? अर्थ के बहुत पास होते हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि छत से तुम पकड़ के नीचे खींच लो पतंग के जैसे, इतने पास भी नहीं होते। कितना पास हो गया? मान लो 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, है ना, इतने पास होते हैं सैटेलाइट्स। 100 to 100 किलोमीटर इज नॉट अ बिग नंबर। अरे 100 to 100 किलोमीटर समझ रहे हो, सैटेलाइट के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा नहीं होता। 100 to 100 समझ में आ रहा है ना? हम लोग ग्रेविटी का वेरिएशन ही देखा, 0 से 10 में कांस्टेंट, 10 से 500 में अलग, और 500 से ऊपर में अलग। तो जनरली जो हाइट होती है या सैटेलाइट का जो वो डिस्टेंस हो गया, इट इज 100 किलोमीटर। तो इट, अब ये आर जो है क्या बहुत छोटा हुआ फिर रेडियस के कंपैरिजन में? क्या रेडियस बहुत बड़ा है? ये सर, तो फिर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमको पॉइंट नहीं समझा क्या? चलो कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन समझ में आएगा क्या? एक्सप्रेशन देख लिया हम लोग ने, कितना आया, v इज इक्वल्स टू, बताओ, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, यस और नो? ठीक है, ये भी मुझे समझ में आ गया। अब देख, क्या मैंने ये भी देखा कि g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या सीख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट आर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट आर, यस और नो? और जी, तो यहां से क्या हम लोग देख सकते हैं कि जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, जी एम इज इक्वल्स टू क्या है, जी आर स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? तो क्या इक्वेशन बनेगा मेरे पास, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन
अपॉन कितना आया, छोटा आर, तो है ना, ये स्मॉल आर आ गया। अब हम लोग को ना थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा है स्मॉल आर पे, वही मैं कर रहा था, पहले लिख लो ये चीज, फिर हम लोग स्मॉल आर पे भी डिस्कशन करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको, ए टू जेड सबको। देखो कोई कोई सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं वो दिखेंगे कि मूव ही नहीं कर रहे, उसको तुमने पढ़ा होगा इस नाम से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, सुने नाम, 9th क्लास में पता, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? वो ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है ना, उसके साथ साथ ही वो लोग रोटेट कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि वो क्या है, रुका हुआ एक तारा है, एज अ स्टार वी सी इट, है ना। तो इस रिलेशन से क्या समझ में आया कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v घटेगा, तो जैसे जैसे सैटेलाइट दूर जाता जाएगा तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम कम होती जाएगी, और वही तो बात होगी ना, जैसे जैसे दूर जाएगा ऑर्बिटल स्पीड कम हो गई, और एक पॉइंट के बाद तो भारी हो गया, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया, तब तो फिर उसकी स्पीड हम लोग इन्फिनिटी भी कितनी मानते हैं, 0। वही तो कंसीडर करते हैं ना कल से हम लोग। अब यहाँ पे सोचो, डायग्राम से बना के समझो कि मान लो ये अर्थ है, तो ये पॉइंट है, और यहाँ पे मेरा मान लो सैटेलाइट है जिसका मास कितना है m। तो सरफेस से लेके m तक की डिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे h। ये डिस्टेंस कितना हुआ r, लेकिन मैंने बोला कि सैटेलाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माना है हम लोग ने, r। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि r इज इक्वल्स टू r प्लस h, r इज इक्वल्स टू, क्यों आया r इज इक्वल्स टू r प्लस h, समझ में आया ना, क्योंकि h कौन सा डिस्टेंस हुआ, फ्रॉम सरफेस, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यस और नो। तो r इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, r प्लस h। तो इस इक्वेशन में हम लोग इस चीज को यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो क्या बनेगा इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू √g r² अपॉन, r की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, r प्लस h। कितना लिख दिया, r प्लस h, कोई दिक्कत वाली बात, अरे पक्का। तो यहां से क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू, तुम r में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, r में कंफ्यूज मत होना ना, बहुत बार हम लोग r में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि अगर r बहुत दूर है तो मैं बड़े r को, मतलब जो डिस्टेंस है ऑर्बिट का या फिर जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का, अगर वो अर्थ से बहुत दूर है तो रेडियस को कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हम लोग रेडियस को कंसिडर करना पड़ेगा, यस और नो। ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। जैसे कल हमने सवाल में भी देखा कि अगर बहुत दूर हो गया, जैसे सन हो गया तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर होने से फिर मैं अर्थ के रेडियस को गिनूंगा क्या, तो मेरे लिए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया ना। मेरे लिए कैसे बन गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझे तो कुछ कुछ जो हम लोग को सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट को अर्थ का सरफेस कैसा दिखेगा, अर्थ गोल दिखेगी कि फ्लैट दिखेगी, फ्लैट। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं एकदम ऐसे आंखों के सामने ले आऊं तो मेरे को पूरा इसका एक्चुअल शेप का एनालिसिस करते आएगा क्या, नहीं करते आएगा, क्योंकि मैं उसके बहुत पास हूँ। अगर मान लो मैं चींटी होता तो चींटी के लिए मेरे लिए ये दुनिया हो जाती पूरी, तो उसको कहाँ पता कि भाई यहाँ पे फिंगर्स भी है, ऐसा कुछ बना हुआ है, उसको नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो उसके बहुत पास में है, यस और नो। और वही अगर मैं उसको टॉप व्यू से देखूं, बहुत दूर से देखूं, तो मुझे दिखेगा कि हाँ एक्चुअल में ये इसका एक्चुअल शेप क्या है, यस और नो। तो वैसे ही अर्थ है, तो अर्थ को अगर मैं बहुत ऊपर से देखूं, जैसे मून से देखूं, तो मून से मुझे अर्थ कैसे दिखेगी, गोल स्पेरिकल दिखेगी कि नहीं दिखेगी। लेकिन मैं अर्थ छत पे से खड़ा हूं, छत पे से दिखती भी नहीं, हेलीकॉप्टर प्लेन सब एयरप्लेन में फ्लाइट से देखना कभी, तब भी हम लोग ऐसा गोल दिखता है, कुछ नहीं दिखता ना। हम लोग कैसे दिखेगा, फ्लैट सरफेस, बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और फ्लाइट तो ज्यादा हाइट में उड़ती भी नहीं है, बहुत लिमिटेड हाइट होती है वो, यस और नो। अब हम लोग इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, हम लोग या ना हम लोग एयरफोर्स के पायलट है कि हमको जेट प्लेन उड़ाने को मिल जाए, और ना हम लोग स्पेस के एस्ट्रोनॉट से कि हम एकदम ऊपर चला जाए। तो हम लोग देख सकते, लेकिन फिर भी अर्थ गोल कहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब में यूट्यूब में देख लो, मोबाइल में देख लो, वहां देख सकते हो हम लोग। हाँ, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहे तो बन भी सकते थे, एस्ट्रोनॉट बन के देख लेना। बचपन में मेरे को बनना था, बचपन में सबको एस्ट्रोनॉट बनना होता है एक टाइम पे, धीरे धीरे फिर पता चलता है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, हम छोड़ देते हैं, जो भी है। तो यहाँ से v कितना आएगा, v इज क्या r² बाहर आ जाएगा, तो क्या आया, v इज इक्वल्स टू r √g अपॉन r प्लस h, g अपॉन r प्लस h, यस और नो।
नाउ इसमें क्या सिचुएशन बनेगी फिर, इफ h इज वेरी 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 स्मॉल, मतलब वही 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या मैं h को इग्नोर कर सकता हूँ? यस और नो? h को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि h इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, देन व्हाट कैन आई डू, इस h को हम लोग क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो उड़ाने के बाद क्या बचा, v इज इक्वल्स टू r अंडर रूट g अपॉन r। यस और नो? तो क्या ये रूट आर इंटू रूट आर लिख दूं? ये r को हम लोग रूट आर इंटू रूट आर लिख सकते ना। देखो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट r इंटू अंडर रूट r इंटू अंडर रूट g अपॉन अंडर रूट r। यस और नो? क्या ये और ये कैंसिल हो गया? तो क्या बचा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर। ये क्या बन गया? कंसिडरेशन समझ में आए सबको? यस और नो? यहाँ डायग्राम बना के लिख लो। यहाँ तक तुम लोग ने लिख लिया था ना, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। अरे समझा क्या? अच्छा, अब g की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करना, तो कितना वैल्यू आएगा? मत करना, मैं कर दूंगा कैलकुलेट, तुम मर जाओगे कैलकुलेट करते। g और r की वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग ने वही चर्चा की थी स्टार्टिंग में कि अच्छा ये सब कंसिडरेशंस कब है, जब पाथ कैसा है, सर्कुलर। अगर सर्कुलर पाथ नहीं है तो तुम क्या वो कंजर्वेशन ग्रेविटी और वो लगाओगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स? नहीं, वो कब लगाओगे, जब पाथ कैसा है, सर्कुलर। एलिप्टिकल पाथ पढ़ने के लिए हम लोग को एक लेक्चर चाहिए पूरा। एलिप्टिकल पाथ ऐसे समझ में नहीं आएगा, अच्छे से डेरिवेशन करके केपलर्स लॉ वगैरह पढ़ के हम लोग सुंदर तरीके से पढ़ेंगे उसको, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, डोंट वरी। पर अभी जितना हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अभी फिलहाल के लिए तुम ये समझ लो कि ये ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर। तब जाके ये सब अजम्पशंस ट्रू हो रहे, नहीं तो नहीं होते। यस और नो? तो ये लिख लिया सबने? देखो प्रॉपर तरीके से लिखा के दिया, ठीक है। इफ एस इज इक्वल्स टू लेस देन आर देन ऐसे से करना, सिस्टम से लिखा के दिया। समझ में आया कि सबको? अब देखो तो v ऑफ ऑर्बिट कितना आया, v ऑफ ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, अंडर रूट जी आर आया, और ये कितना आया, अंडर रूट जी आर। अच्छा, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? अपने को ये लर्न करना है, ये ध्यान में रखना है, लेकिन लर्न कौन सा लर्न, मतलब समझने वाली बात क्या है कि v ऑर्बिट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर, या फिर v ऑर्बिट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, छोटू आर। यस और नो? या फिर v ऑर्बिट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, और कैसे काम लोग ने, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। मुझे ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ये लर्न मतलब करना है, लर्न मतलब समझना है, पर ये फॉर्मूले से ध्यान, क्योंकि हमेशा हाइट सेम, सब सिचुएशन सेम रहेगी क्या, कब जहां जो चेंजेस लाए उस हिसाब से हम लोग को चीजें पता होनी चाहिए। अरे हाँ की ना, बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अभी इसकी चर्चा खत्म नहीं हुई, अब बहुत सारी चर्चा है इसमें, बहुत सारी चर्चा करने के लिए हम लोग के पास पूरा लेक्चर रहता है। इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा लेक्चर तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे सुंदर सुंदर। क्या बात समझ में आ गई सबको? तो क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में नहीं रखना है, ऑल क्लियर? गुड। नाउ अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, पाथ कौन सा है वापिस, सर्कुलर, पाथ इज अगेन सर्कुलर, तो टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। यस और नो? और ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या हम लोग ओमेगा 1 करोड़ बार पढ़ चुके, बहुत अच्छे से पढ़ चुके, ओमेगा क्या होता है उसके सवाल भी देख चुके हैं। तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर। तो क्या मैं यहाँ पे पुट कर दूं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई v बाय आर, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई r बाय v। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड मतलब सबको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड। एक सैटेलाइट अपने मोशन को रिपीट करेगा कितने समय बाद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अभी लिखाना पड़ेगा क्या, सही बताओ ईमानदारी से, स्टेटमेंट लिखाओ क्या टाइम पीरियड का? नहीं ना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आया, 2 पाई बाय ओमेगा। क्या फील आ गई इस चीज की? अच्छा, ओमेगा की जगह पे क्या लिखा हम लोग ने, v बाय आर। अच्छा, v कौन सा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये r क्या हो जाएगा, ये तो चर्चा वाली बात है ना, ये r होगा क्या,
कौन सा आर है? रेडियस है कि आर है? वो सेंटर से लेके सैटेलाइट वाला डिस्टेंस ना। हाँ, ये कौन सा आर हो जाएगा? छोटू आर। यस और नो? ये हो जाएगा मेरे लिए छोटू आर, क्योंकि छोटू आर क्या है? सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। अरे यस और नो? तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई आर बाय वी ऑर्बिटल। 2 पाई आर बाय वी ऑर्बिटल। अब क्या वी ऑर्बिटल हम लोग निकाल चुके हैं? वी ऑर्बिटल कितना है? अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। यही है ना? कितना है अंडर रूट? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर बाय अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। के सबसे पहले ये तो फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने। अरे यस और नो? पक्का? इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई के ऊपर चला जाएगा, ये पावर इधर है r, क्या ये रूट आर है ना, तो रूट आर की पावर, रूट आर कितना होता है? पावर 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो क्या आएगा? r की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट जी एम। यस और नो? तो क्या बचा मेरे पास? t इज इक्वल्स टू 2 पाई, कितना आया? r की पावर 3/2, r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम। यस और नो? क्या ध्यान से देखो तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये पूरी चीज क्या है? इसको k बोल दूं एक बार के लिए, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? k। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि कांस्टेंट है ना बीच में, तो क्या हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हैं? तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। अच्छा स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। क्या 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या बचा? t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्या केपलर्स का सेकंड या थर्ड लॉ है? t स्क्वायर इज इक्वल, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्या बात क्लियर है? मतलब ये क्या शो क्या कर रहा है? ये शो क्या कर रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। यस और नो? हाँ, तो ये लिख लो टाइम पीरियड के लिए। और देख और क्या क्या हो सकता है? क्या मेरे पास ये आ गया? t इज इक्वल्स टू 2 पाई r की पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ जी एम। क्या जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर? जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। क्या हम लोग देख चुके हैं ये चीज? पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना आएगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू r की पावर 3/2 अपॉन कितना आ जाएगा? जी आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? जी आर स्क्वायर। कुछ गलत हुआ? ओ हाँ, जी आर स्क्वायर का रूट है ना, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर। तो क्या आर बाहर आ जाएगा और रूट जी रह जाएगा, तो क्या बचेगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई r की पावर 3/2 अपॉन r रूट जी। ये एक फॉर्मूला लिख लो, अलग अलग फॉर्मूला, किससे तुम अनंत फॉर्मूले बना सकते हो, कितने ही बना लो, कोई खास बात नहीं है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? और बहुत सारे अनंत चीजें कर लो, फिर करने के लिए तो बहुत कुछ है। देख लो एक और छोटू सा फालतू सा फॉर्मूला देख लो। क्या 2 पाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं? ये r की पावर 3/2 है ना, और अंडर रूट कितना है? अंडर रूट जी आर स्क्वायर है, तो इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? r क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। यस और नो? क्या पूरा रूट में ले लिया मैंने, तो क्या इसको ऐसे लिख देंगे? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r, मतलब r प्लस h, r मतलब क्या हुआ? का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। r मतलब क्या हुआ? r प्लस h, जी आर स्क्वायर। यस और नो? अब इसके तुम अनंत फॉर्मूले बनाओ, कितने ही फॉर्मूले बनाओ, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इफ, इसमें एक और कंडीशन आ जाएगी, इफ। ये फॉर्मूला लिखा, लिख लेना पहले, देख लो। इफ
Satellite is very close to Earth. Satellite is, that means H is very 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 less than R. तो क्या मैं इसको लात मार सकता हूँ? क्या मैं H को उड़ा दूंगा? उड़ाऊंगा कि नहीं उड़ाऊंगा? तो क्या आएगा? T is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ R प्लस H को हटा दिया तो क्या बचा? बस R का क्यूब अपॉन G R का स्क्वायर. क्या स्क्वायर और क्यूब कैंसिल? तो क्या बचा मेरे पास? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R बाय G. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट R बाय G. कंडीशन इसकी इफ H इज वेरी वेरी लेस देन R. ये कब के लिए होता है? जब सैटेलाइट कौन सा हो. जैसे मैंने एक सैटेलाइट बनाया, मान लो हम लोग बना सकते हैं, कभी बनाएंगे. एक सैटेलाइट बनाया और उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है. तो क्या वो लॉन्च होके एकदम जुपिटर तक जाएगा? क्या वहीं कहीं घूमता रहेगा? बहुत कम हाइट में, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा. गया तो गया, माउंट एवरेस्ट क्रॉस करके उसके ऊपर चला गया, ठीक है. तो क्या दिस हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो क्या मैं उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ? टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट R बाई G. क्या R भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है? तो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए चेंज होगा, इसलिए मैंने वो लिखा है. तो अगर R चेंज हो गया, R कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी कुछ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? निकाल लेंगे बाद में, पहले लिख लो. R की G की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 86 मिनट्स, 84 या 86 के मिनट्स की रेंज में. तो मतलब कितना हुआ? लगभग लगभग 1.5 घंटा. लगभग लगभग 1.5 घंटा. मतलब हर 1.5 घंटे में क्या चक्कर मार लेगा पूरे अर्थ का? वही तो हुआ ना टाइम पीरियड. मतलब टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ? उसने 1.5 घंटे में पूरा अर्थ का चक्कर मार लिया. 1.5 घंटा बहुत ज्यादा कि बहुत कम? अच्छा, 1.5 घंटा कम ही टाइम है यार. 1.5 घंटे पूरे अर्थ का चक्कर मार रहे हैं, मतलब वापिस 1.5 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो लगभग लगभग 20-22 बार वो दिन भर में अर्थ का चक्कर इंडिया को क्रॉस कर देगा. यस और नो? तो बस ये था, कुछ खास बात तो है नहीं उसमें. इसका लिख लेना, लिखने के मन हो तो. टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.4 आवर्स. अब इससे छोटा सा सवाल लिख लो फिर. A satellite revolves around the earth. अब सारा तुम लोग, मैं बताऊं ना, गलत कहाँ करोगे और कंफ्यूजन कहाँ करोगे. तुम लोग की गलती और तुम लोग का कंफ्यूजन होगा हाइट के कंसिडरेशन में. पक्का मुझे पता है कि हाइट कब लेनी है और हाइट कब नहीं लेनी. तुम वही गलती करोगे, बाकी तुमको सब समझ में आ गया, मेरे को पता है. देखते चलो इस क्वेश्चन में तुम गलती करते हो कि नहीं करते हो. क्या बोला है? सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर्स. नाउ 1000 किलोमीटर बोला है ना, तो क्या ये रेडियस के कंपैरिजन में आता है कि नहीं आता है? 1000 किलोमीटर इज वेरी गुड हाइट. द रेडियस ऑफ अर्थ इज, चेंज कर दिया क्या इसने? सेम ही है. 6.38 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर्स. इसलिए ऐसा देते हैं ये लोग क्योंकि काटने में आसानी हो जाए. 6.38 इंटू 10 की पावर 3 kilometers. A satellite revolves around the earth at a height of 1000 kilometers. At a height of 1000 kilometers, the radius of the earth is 6.38 into 10 की power 3 kilometers, and the mass of earth is 6 into 10 की power 24 kgs. 6 into 10 की power 24 kg. Determine the orbital velocity and time period. Determine the orbital velocity and time period.
ये किलोमीटर्स में आ गया ना। यही वैल्यू है ना? नहीं, 6.-11 है ना। तेरह। तेरह और 6 माइनस कर दो। 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7। ऐसे कुछ आया? कर लो सॉल्व। कंसिडरेशंस कर लेंगे। 6.67 को लेंगे। 6.7 इंटू 6 अपॉन 7.4 10 की पावर 7। कर लो कैलकुलेट। करेक्ट। इसका आता है 7.3 के आगे भी कुछ होगा ना, 38 वगैरह। करेक्ट है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा। क्या हम लोग यही निकाला? 2 पाई बाय इंटू आर बाय वी। यस और नो? क्या आर की वैल्यू पता है? आर प्लस एच अभी निकाल लिया था हम लोग आर की वैल्यू। तो कितना आया? 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7.38 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी 10 की पावर 6 सेकेंड्स में अगर निकाले तो, अपॉन वी। वी कितना है अभी? 7.36 है वैसे, पर ठीक है करेक्ट ये 3 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है? 2 पाई इंटू आर प्लस एच अपॉन वी नॉट। आर की जगह पे क्या लिख दिया? आर प्लस एच। यस और नो? हाँ। नेक्स्ट चीज लिखो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये कर लेना सॉल्व खुद से। इसका फाइनल आंसर बता दो। इसका फाइनल आंसर होगा हाँ 6297 सेकेंड्स। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। पहली बात तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में मतलब क्या है? यहाँ पे सैटेलाइट और अर्थ एक सिस्टम बनाएंगे। याद करो जब मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था तो हम लोगों ने एग्जांपल कौन सा लिया था? एग्जांपल कौन सा लिया था? अर्थ एंड मून ना। मून हमने पढ़ा था ना, अर्थ है मून है। जब हम लोग ने बचपन में पढ़ा था ना हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? सिस्टम ऑफ 2 मासेस। तो यहाँ पे सिस्टम कौन बनाएगा? अर्थ और सैटेलाइट। अर्थ और अरे यस और नो? क्या मून का भी कुछ टाइम पीरियड होगा? क्या मून की भी पोटेंशियल एनर्जी पता है ना? तो एक सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में घूम रहा है
तो उसके अंदर कौन सी दो एनर्जीज आएगी? पोटेंशियल एंड काइनेटिक। उसके अंदर कौन सी दो एनर्जी आएगी? तो सैटेलाइट जब ऑर्बिट में घूमेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो अगर मैं उसके अंदर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, उसकी टोटल एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव की नेगेटिव? देख, हाँ बोल बोल, कैसी होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नहीं? क्या तुमने गिब्स लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में? कुछ तो ना, गिब्स लॉ। गिब्स फ्री एनर्जी किसके बारे में बात करते हैं? कि तुम स्टेबल कब होगे? जब तुम में, जैसे तुम मान लो ऐसे, ये समझना है ना, नेगेटिव पॉजिटिव समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई गिव यू 10 करोड़ रुपए अभी, मान लो मैंने तुमको 10 करोड़ रुपए दे दी, तो क्या तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ी। 10 लाख रुपए देने से क्या हम लोग की स्टेबिलिटी, हम लोग को एनर्जी आ गई ना बहुत, तो हम पागल हो जाएंगे, कहाँ खर्चा करूं मैं, ये भी ले लूंगा मैं, वो भी ले लूंगा मैं, ये सब बातें। ज्यादा एनर्जी होने से होता क्या है? What happens? Stability decreases. So when I have less energy, that means I am more stable. Yes or no? तो जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी मेरी बढ़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना रहा हूँ, क्या सिस्टम बन रहा है मेरा? ध्यान से सुनना। ये सिस्टम किसका है? अर्थ। और ये मेरा क्या हो गया? सैटेलाइट। यस और नो? क्या ये अर्थ सैटेलाइट का एक सिस्टम है? ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा? इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा? अच्छा, अगर जीरो तो नहीं है, जीरो तो इन्फिनिटी पे होगी। यस और नो? जीरो कहाँ पे होगी? तो मतलब ये तो कुछ डिस्टेंस दूरी पे है। वो डिस्टेंस कितना है? आर। अरे यस और नो? तो जब ये कुछ डिस्टेंस दूरी पे आर पे है और इसकी एनर्जी मुझे पता है कि कम होनी चाहिए, तो ये स्टेबल है कि नहीं? इट इज स्टेबल। एंड व्हेन इट इज स्टेबल, सो व्हाट हैपेंस? एनर्जी कम की ज्यादा? कम। लेकिन जीरो कहां पर है? तो यहां कितनी होगी? जब हम लोग इस सिचुएशन की बात करें, ये सिस्टम किसका है? प्लैनेट एंड सैटेलाइट का। प्लैनेट एंड सैटेलाइट के सिस्टम में क्या जीरो एनर्जी इंफिनिटी पे है? जीरो एनर्जी कहां पर है? इंफिनिटी। लेकिन ये इंफिनिटी पे रखेंगे क्या हम लोग? ऑब्वियस सी बात है नहीं, सिस्टम बन रहा है मतलब इट इज नॉट एट इंफिनिटी, इट इज एट सम डिस्टेंस आर। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए कि ज्यादा? कम। तो कम होना मतलब साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। साइन कौन सा आएगा? अब इसको मैथमेटिकली समझो। नेगेटिव, हम लोग ने देखा था ना पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? जैसे जैसे दूर जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, घट रही है? बढ़ रही है। और फिर इंफिनिटी पे जाके कितनी हो गई? जीरो। तभी हम लोग ने साइन कितना लिया था यहाँ पर? माइनस। यस और नो? उस दिन पूरा एक लेक्चर हम लोग ने इसमें वो किया था ना। वैसे ही इसके लिए देखो, तो अगर ये घूम रहा है कुछ वेलोसिटी v के साथ, तो इसकी पहली एनर्जी कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? और ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v ऑर्बिटल का स्क्वायर। अरे यस और नो? फिर उसका दूसरी एनर्जी कौन सी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाय कितना होगा? आर। माइनस जी एम एम बाय आर। लेकिन ये सैटेलाइट्स बहुत दूर है कि वही वापस कंसिडरेशन आएगा। ये आर मतलब क्या होगा? आर इज व्हाट? आर प्लस, सॉरी एक सेकेंड ना, आर इज व्हाट? आर प्लस एच। आर इज व्हाट? आर प्लस एच। यस और नो? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। तुमको नहीं समझा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अब टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अपॉन कितना आ जाएगा? आर प्लस एच। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? अब क्या हम लोग ने वी ऑर्बिट की स्पीड निकाली है? वी ऑर्बिट की स्पीड कितनी है?
अंडर रूट ऑफ GM/R, यस और नो, अंडर रूट ऑफ GM/R। तो इसका स्क्वायर करने से कितना आया, ये हट जाएगा तो इसका स्क्वायर कितना बच जाएगा, V0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM/R, यस और नो। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर, तो क्या बचेगा मेरे पास, हाफ M GM/R, अरे हाँ की ना, और इधर कितना आया -GMM अपॉन, ये R प्लस H को R लिख लूं एक बार के लिए, R। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास बताओ, GMM/2R, यस, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस कितना आएगा GMM/R, -GMM/, मतलब ये क्या हाफ -1 हो गया, तो क्या हाफ -1 इज -1, सॉरी माइनस हाफ, यस और नो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -GMM/2R, -GMM/2R। नहीं समझा, ओवरऑल एनर्जी क्या आई, नेगेटिव, ओवरऑल एनर्जी क्या आ गई, क्या सेम उसके जैसे बन गया, सिस्टम के जैसा। आप सैटेलाइट को दूर दूर ले जाओ तो एनर्जी बढ़ी घटी, बढ़ी, दूर दूर ले जाएंगे एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इन्फिनिटी पे 0। जैसे जैसे दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ी की घटी, घटी, स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट, तो स्टेबिलिटी घटने लगी, एनर्जी बढ़ने लगी, और एक पॉइंट पे 0 होके खत्म हो गई, चला गया वो, फिर आई डोंट केयर, मतलब चला गया, इसलिए साइन क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। क्या मैथमेटिकल भी प्रूफ हो गया, क्या इस बात की फील आई तुम लोग को। तो अभी लिखो एनर्जी फॉर सैटेलाइट, उसका मैं लिखा रहा वो लिखो, इन एन ऑर्बिट satellite possesses two energies. In an orbit, satellite possesses two energies. कौन सी दो एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टाइम लिखो, as the energy of the system increases, as the energy of the system increases, क्या होगा एनर्जी इंक्रीज होने से, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये बात की फील आई कि नहीं है तुमको, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटती है, as the energy of the system increases the stability decreases। yes or no, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम लिखो, एट इंफिनिटी इंफिनिटी पे क्या होगा, एनर्जी इज, इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो एट इंफिनिटी एनर्जी इज 0। यस और नो। बट हम लोग का जो सिस्टम है वो क्या इंफिनिटी पे है कि कुछ डिस्टेंस r पे, कुछ डिस्टेंस r पे। तो क्या उस डिस्टेंस r पे एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए, कम हो, मतलब बेसिकली क्या होनी चाहिए, कम। तो कम होना मतलब क्या, आगे साइन माइनस। समझ में आया कि नहीं आया सबको कि नेगेटिव क्यों है। यस, नाउ यू राइट दिस डेरिवेशन। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। डेरिवेशन होने के बाद एक पॉइंट लिखना कि एज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट as the distance of satellite increases, क्या होगा, the total energy of the system will also increase, यहाँ तक पॉइंट्स आ गए सबको, क्या तुमको फील आ गई नेगेटिव क्यों है, यस और नो।
जब तक फील नहीं आएगी तब तक सवाल बनने वाले नहीं है। तो सवाल बनाने के लिए हमको फील आना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देख सोच, अब सोचना कुछ है ही नहीं खास, ज्यादा बचा नहीं है इसमें। और क्या है, ग्राफ देख लेंगे। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? किसका ग्राफ? ग्राफ हम लोग बनाएंगे के ई वर्सेस आर, पीई वर्सेस आर एंड टीई वर्सेस आर। के ई वर्सेस आर, पी वर्सेस आर और टी वर्सेस आर। यस और नो? क्या तीनों को एक ग्राफ में बना दे? बनाना कोई खास बात नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव की नेगेटिव? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो यहां से स्टार्ट होगा। इक्वेशन क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? तो इसमें तो लेकिन आर के साथ रिलेशन, वर्सेस क्या है? आर है ना, तो हमको आर के साथ रिलेशन चेक करना पड़ेगा। आर के साथ रिलेशन कितना आया? के इज इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन है ना, अभी तो देखा हम लोग ने, जी एम एम बाय टू आर। जी एम एम बाय टू आर मतलब क्या है यहाँ से? के इज 1 बाय आर। यस और नो? और पॉजिटिव है। और काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ बढ़ रही कि घट रही? काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना, समझना पड़ेगा, लिखना भी, लिख भी लेंगे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं क्या, कि काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी इंक्रीज। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का साइन देखो ना वहां पे, कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी तो भाई डिस्टेंस के साथ घट रही है, मतलब वेलोसिटी। क्या हम लोग ने ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी देखा? क्या हम लोग ने देखा कि v ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट आर। तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको तो घटना, ये घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, लेकिन टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यस और नो? तो इसका ग्राफ क्या इनवर्स रिलेशन है? मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? हाइपरबोला। ऐसे कुछ ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना? के ई और आर का। वैसे पी और आर, क्या आर के साथ पी बढ़ रहा है कि घट रहा है? पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्या उसका रिलेशन भी इनवर्स है? उसका रिलेशन भी कैसा है? क्या इक्वेशन है पीई का? माइनस जी एम एम बाय आर। यस और नो? पर साइन माइनस, मतलब ये बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ने से ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो? तो इसका क्या आया? इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ कैसे? नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब के भी इनवर्स रिलेशन है, कुछ ऐसे जाएगा। यस और नो? ये किसका ग्राफ हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। क्या सेम गोस फॉर टोटल एनर्जी ऑल्सो? टोटल एनर्जी के लिए भी क्या ग्राफ ऐसे ही आएगा? और उसकी भी साइन कितनी है? टोटल एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 बाय आर। तो उसका ग्राफ भी आएगा। ये बना दो यहाँ पे। ये ग्राफ बन गया हम लोग का किसका? के ई टी पी। अब एक छोटा सा फटाक से रिलेशन देख लो। क्या रिलेशन देखेंगे छोटा सा हम लोग? क्या रिलेशन देखेंगे छोटा सा? क्या हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन सेम है, क्या है? क्या रिलेशन देख सकते हैं हम लोग? रिलेशन बिटवीन, अगला क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन ऑल द एनर्जीज के ई पी एंड टी। तो मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन देखना है ना। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, जल्दी बताओ कितना है? जी एम एम अपॉन 2r, और u कितना है? माइनस जी एम एम अपॉन आर। दोनों का रिलेशन क्या आएगा? k इज इक्वल्स टू माइनस यू बाई 2। यस और नो? तो u इज इक्वल्स टू कितना आया? -2k। यस और नो? और k इज इक्वल्स टू क्या? -e आया, क्योंकि टोटल e मतलब टोटल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम बाय 2r। नहीं माइनस ही, हाँ माइनस ही तो है। हाँ, ये आया। तो क्या रिलेशन आएगा? k इज इक्वल्स टू -e। यस और नो? हो गया। ये रिलेशन लिखने दे, लिख लो, हो गया, खत्म।